नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक यूपी से है और हम लोग यूपी की मृदा के बारे में पढ़ेंगे। यूपी की मृदा में कौन सी मृदा किस क्षेत्र में है और मृदाओं के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, जिससे आप लोग मृदा के बारे में भी जान जाए। इससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि मृदा सेपरेट, मृदा के ऊपर कोई प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे, प्लस यूपी से जोड़ के अगर किसी मृदा के बारे में जिक्र किया जाता है तो उसके बारे में भी आप जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि क्या आंसर होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मृदाएं, यूपी की मृदाएं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बताया था, आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जब हम लोग यूपी का डिवीज़न करते हैं तो यूपी का हम लोग तीन भागों में मुख्य रूप से डिवीज़न कर देते हैं। एक तो हम लोग का जो ऊपरी एरिया, ऊपर का जो एरिया मतलब उत्तरी एरिया जो है हमारा यूपी का, ये जो है तराई क्षेत्र है। बीच में जब हम लोग आते हैं तो ये मैदानी क्षेत्र है और नीचे पठारी बुंदेलखंडीय क्षेत्र, हमको बुंदेलखंड का पठार वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। तो इसको तीन भागों में लोग डिवीज़न करते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा डिवीज़न हमने कर दिया, बड़े बड़े डिवीज़न मुख्य रूप से डिवीज़न किए हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिवीज़न भी हैं। तो चलिए उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग मृदा के संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे तो इसमें हमको मैदानी क्षेत्र की मृदा अलग पढ़नी है, ऊपर की जो मृदा है, जो तराई क्षेत्र के पास की मृदाएं हैं, उसको अलग तरह से देखेंगे। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर अलग तरह से हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ऊपरी का जो क्षेत्र, दो तरह का क्षेत्र है। ऊपर का एरिया जो है, यूपी का जो ऊपर का एरिया है, इसको दो चीज़ों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सबसे जब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्सा जो कि उत्तराखंड है, फिर उसके बाद नेपाल से सटा हुआ है, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और शिवालिक की पहाड़ियों के पद के पास मतलब पैर के पास नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र आपको दिखेगा। उस मैदानी क्षेत्र पर जब नदियाँ आती हैं, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि ये नदी है, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है और अब ये मैदानी क्षेत्र, मान लीजिए इस तरह से मैदानी क्षेत्र में आ गई, ये इसका लास्ट बिंदु था। नदी ये आई और इसका ये लास्ट बिंदु था। अब ये मैदानी क्षेत्र में फ्लो कर रही है, नदी मैदानी क्षेत्र में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर जब ये पहाड़ों से आएंगी तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को काट के लेके आती हैं और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है वैसे उन पत्थरों को और छोटे छोटे टुकड़े करते हुए चलती हैं। उसको जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और महीन कणों में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये बड़े बड़े पत्थर स्टार्टिंग में पड़े हुए नजर आएंगे, ठीक है। फिर जैसे आगे पढ़ेंगे तो ये इन पत्थरों का जो आकार होगा वो छोटा होता चला जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान है इस चीज़ों को समझना। फिर और आगे बढ़ेंगे तो और महीन होगा और ऐसे करते करते जब यूपी के मध्यवर्ती क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इनके कण बहुत बारीक हो जाएंगे और इन जो बारीक कणों की जो मृदाएं होंगी वो जलोढ़ मृदाएं कहलाएंगी। कैसे मृदाएं कहलाएंगी? जलोढ़ मृदाएं, याद रखेंगे। तो अच्छा, अब मैंने तो ये बता दिया कि बहुत बारीक कण जो हो जाते हैं वो तो जलोढ़ मृदाएं हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े पत्थर इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जो पहला है वो भावर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर तराई। मतलब कि हम जो स्टार्टिंग पॉइंट जो अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि वो भावर है। उसके बाद के जो बेल्ट है वो हमारा कैसा है दोस्तों? वो हमारा तराई प्रदेश है। अच्छा, इसको समझे कैसे? भावर प्रदेश हमेशा बड़े बड़े पत्थरों का क्षेत्र होता है, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है। पत्थरों के बीच में खेती कैसे करेंगे? उन पत्थरों के बीच में जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं नदियाँ, पत्थरों में के बीच में, तो नदियाँ उन्हीं पत्थरों के बीच में खो जाती हैं। खो जाने का मतलब समाप्त नहीं होना होता, मतलब उसी के पत्थरों के बीच से बह रही होती हैं। और जैसे मैदानी क्षेत्र आता है वहाँ पर नदियाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो वो भावर प्रदेश, जैसे कंकड़, वो क्षेत्र कंकड़ पत्थर का होता है, मोटे बालू से निर्मित होते हैं और वहाँ पर कहीं कहीं जहाँ थोड़ी बहुत मृदा इकट्ठी मिल जाती है वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ उगाया करती हैं। बस इतना ही, मतलब हम ये कह सकते हैं किसी प्रकार के फसल को हम उगा नहीं सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं। अब तराई प्रदेश, जैसे जस्ट आप भावर प्रदेश को क्रॉस करते हैं वैसे आप पहुंच जाते हैं तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश थोड़ा सा महीन कणों के निक्षेप हैं। ये दलदली एरिया है, नम एरिया है और थोड़ा सा उपजाऊ भी है।
तो जो उपजाऊ है, ठीक है, चूंकि नदियां हैं और नदियां फ्लो कर रही हैं, ठीक है, और महीन कणों के निक्षेप हैं, लेकिन दलदली है, पानी की मात्रा वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पर पानी की मात्रा, जिन फसलों को ज़रूरत होती है पानी की मात्रा की, वही फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे कि धान और गन्ना। आप जानते हैं कि गन्ने की खेती और धान की खेती के लिए रुके हुए पानी की या अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो दोनों की पूर्ति तराई क्षेत्र में हो जाती है। स्पष्ट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो भावर प्रदेश मतलब कि जब अगर हम क्रम देख लें तो ऊपर हमको भावर दिखाई देगा, फिर जैसे नीचे आएंगे वो हमको तराई दिखाई देगा। अब हम आते हैं मैदानी क्षेत्र। तराई के बाद जब हम क्षेत्र चुनेंगे, आगे का क्षेत्र मतलब कि मध्य यूपी का क्षेत्र जब चुनेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र। और ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ये गंगा यमुना का क्षेत्र है। इसमें गंगा यमुना का दोआब आ जाएगा, इसमें गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे, वो क्षेत्र जो गंगा यमुना नदी के पानी से प्रभावित होंगे, यानी पानी से प्रभावित हो या उसके बाढ़ से प्रभावित हो और उसके द्वारा लाई गई मृदा से प्रभावित हो। प्रभावित का मतलब वो जो मृदा लेके आएगी वो उसके अगल बगल के क्षेत्रों में वो पानी जो होगा वो उस मृदा को फैला देंगी, जो कि अधिक उपजाऊ होंगी। अब इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए आइए देखें, जो जलोढ़ मृदाएं हैं जो कि गंगा यमुना के आसपास के क्षेत्र हैं, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें, एक खादर में एक बांगर में। तो इसको अच्छे से समझ लें। जो खादर है तो खादर को ऐसे समझेंगे कि खाद है, और खाद किस लिए डाली जाती है खेतों में? खेतों में खाद उसके मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए की जाती है, और उसे हम लोग बोल देते हैं नवीन जलोढ़ मृदा। है तो जलोढ़ ही मृदा, लेकिन कैसी है? नवीन जलोढ़ मृदा है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहेंगे। अब नवीन जलोढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये नदी के आसपास का बिल्कुल क्लोजेस्ट एरिया होता है। क्लोजेस्ट में बहुत ही क्लोज एरिया होते हैं, समझिए इसको। जो क्लोज एरिया होते हैं वो हमारा नदी के आसपास का क्षेत्र होता है, और जैसे जैसे हम नदी से दूर होते जाएंगे उस जलोढ़ मृदा का जो उपजाऊपन होता है वो कम होता जाएगा। तो उसे हम लोग बोल देंगे बांगर मृदा। क्या बोल देंगे दोस्तों? बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा की संज्ञा दे देंगे। मतलब कि जैसे जैसे नदियों से दूर जाएंगे और जैसे जैसे नदियों के पास आएंगे उसका उपजाऊपन घटता और बढ़ता जाएगा। अब हम आते हैं यूपी के दक्षिणी हिस्से में, जिसमें बुंदेलखंडीय मृदाएं होती है। उसमें लाल मृदा और काली मृदा आती है। उसमें कुछ क्षेत्र लाल मृदा का होता है और कुछ काली मृदा का होता है, ठीक है। लाल मृदा यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है, काली मृदा भी बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। वो एरिया अभी हम लोग ट्रेस यहाँ इसमें अंदर करेंगे कौन कौन सा क्षेत्र है। अब देखें, पहले कुछ चीज़ें और यहाँ पर देख लें कि किसी भी मृदा का रंग जो होता है लाल होता है। लाल मृदा है, जैसे हमने कहा लाल है मृदा, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें लोहे के तत्व पाए जा रहे हैं। कोई मृदा शुष्क मृदा है यानी मरुस्थलीय मृदा है। क्यों शुष्क मृदा? सफ़ेद रंग उसका है, तो सफ़ेद रंग है क्योंकि शुष्क मृदा, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा है। अगर किसी मृदा का रंग भूरा रंग है तो भूरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, लोहा भी है, ह्यूमस भी है। और किसी मृदा का रंग पीला अगर पड़ा हुआ है, पीले रंग का है, तो इसका मतलब कि उसमें खनिज पदार्थ बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, यानी खनिज पदार्थों का निच्छालन हो चुका है। खनिज पदार्थ उस मृदा के अंदर से निकल के जा चुके हैं, वो मृदा में खनिज पदार्थ नहीं पाए जा रहे हैं, तो वो पीली मृदा हो गई। अब चूंकि खनिज पदार्थ निकल रहा है तो धीरे धीरे हम लोग कह देंगे कि जो मृदाएं हैं वो ऊसर होती चली जा रही हैं। कैसी होती चली जा रही है? ऊसर होती चली, मतलब खराब होती चली जा रही है। प्रदेश की 10% भूमि वर्तमान में ऊसर हो चुकी है। याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा प्रदेश, जिसकी जो मृदाएं हैं वो ऊसर हैं, लेकिन मृदाएं कुछ क्या है? ऊसर हैं, लेकिन कितने % ऊसर हैं? तो आप कहेंगे 10% मृदाएं, मतलब कि 90% ऐसी मृदाएं हैं जो कई प्रकार की तो है और उसमें हम कई प्रकार की फसलें उसी हिसाब से उगा सकते हैं। ऊसर मृदाएं वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई हों या बहुत ज़्यादा अम्लीय हो चुकी हों और उसमें हम किसी प्रकार की फसल उगा ना सकें, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसी मृदाओं को, ऊसर मृदाओं को, उसे हम लोग रेह कहते हैं, बंजर कहते हैं और कल्लर कहते हैं। याद रखेंगे,
इसमें क्षारीय मृदाएं आ जाती हैं और अम्लीय मृदा आ जाती हैं। अगर इस 10% की अगर हम लोग बात करें तो 10% में भी जो सबसे ज़्यादा ऊसर वाली मृदा है वो क्षारीय प्रकार की है, जिसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, मतलब सोडियम लवण पाया जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि यूपी में जो ऊसर मृदाएं हैं उसमें किस प्रकार की ऊसर मृदा सर्वाधिक है, तो वो आप कहेंगे क्षारीय प्रकार की जो ऊसर मृदा है वो सर्वाधिक है, ना कि अम्लीय, याद रखेंगे। अब हम आते हैं काली मृदा की बात कर लें। काली मृदा के बारे में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, काली मृदा बहुत पढ़ते हैं। और काली मृदा किस लिए जानी जाती है दोस्तों? कपास की खेती के लिए ही जानी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। अन्य नाम इसको बोलेंगे तो रेगुर मृदा बोलेंगे, मार मृदा बोलेंगे, कपास मृदा बोलेंगे, कपास से जानी जाएंगे। और अगर यूपी में कहें तो इसे रेगुर भी कहते हैं, यूपी में भी रेगुर कह रहे हैं, काबर कहते हैं, करेल कहते हैं, मार कहते हैं और कपास मृदा कह रहे हैं। तो करेल देखेंगे दोस्तों, करेल बहुत बार और मार पूछा जाता है परीक्षा में यूपी के लिए। अब हम लोग यहाँ पर काली मृदा की बात कर ले और मरुस्थलीय यानी शुष्क मृदा की बात करें तो वो है, अब मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र और आगरा का क्षेत्र है दोस्तों। ये हमारा मरुस्थलीय मृदा यानी शुष्क मृदा का क्षेत्र है। और इस पर कहाँ से कौन सी मृदा आ रही है, ये मृदा कैसे यहाँ पर शुष्क होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानसून है वो जब प्रवेश करता है तो यहाँ गोरखपुर जो पूरा आपका पूर्वी एरिया से प्रवेश करता है तो अधिक वर्षाधारी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ मानसून हवाएं बढ़ेंगी वो वर्षा की मात्रा कम करती जाएंगी। और दूसरा मरुस्थल चूँकि यानी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का ही प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर आगरा मथुरा के आसपास का क्षेत्र मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें, अगर काली मृदा की लाल मृदा की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखें चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद है। और काली मृदा की बात करें तो झांसी और महोबा, मुख्य रूप से महोबा के पास काली मृदा का क्षेत्र देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। जो काली मृदा है वो महोबा के पास देखने को मिलेगा। अब देखिए मृदा अपर्दन की हम लोग बात करते हैं। जो मृदा अपर्दन है यहाँ पर देखें तो 2 प्रकार की मृदा अपर्दन यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है। एक है जलीय अपर्दन और दूसरा है वायु अपर्दन। एक है जलीय अपर्दन और एक है वायु अपर्दन। जलीय अपर्दन का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार की मृदा, अब किसी भी प्रकार की मृदा की बात यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खादर की मृदा अगर हम बात करें या बांगर की, वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं और वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं तो वो उस मृदा को कसके रखती है और मृदा ढीली नहीं हो पाती है। जो क्षेत्र थोड़ा सा शुष्क एरिया होगा और जहाँ की मृदा बहुत ही ढीली होगी, जहाँ पर वनस्पतियाँ छोटी वनस्पतियाँ होंगी, बड़ी वनस्पतियाँ नहीं होंगी, उस मृदा को कस नहीं पाएंगी और वो मृदा ढीली हो जाएगी। और अगर थोड़ी भी बारिश होती है या वो नदी का कोई क्षेत्र हो जाता है तो वहाँ पर अपर्दन देखने को मिलता है। जैसे अवनालिका अपर्दन जो होता है ये खतरनाक अपर्दन होता है और इसमें बड़े बड़ी नालियाँ बन जाती हैं। जैसे चंबल का जो क्षेत्र है वह चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है और यमुना के पास का क्षेत्र है। अगर यूपी में देखें तो इटावा जो है ये अवनालिका अपर्दन, और आगरा के पास का कुछ क्षेत्र जो है वो भी अवनालिका अपर्दन से पीड़ित देखेगा आपको। उसमें इटावा आपको मुख्य रूप से अवनालिका अपर्दन का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और एक है चंबल का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर वायु अपर्दन। वायु से भी अपर्दन होता है। जब वायु का अपर्दन क्या होता है, ये परतदार अपर्दन के लिए ज़्यादा विख्यात है। परतदार अपर्दन ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। जो परतदार अपर्दन है, परतदार अपर्दन वायु अपर्दन के अंतर्गत ही इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब हवाएं चलती हैं जो मृदा की ऊपरी लेयर होती है वो धीरे धीरे हटती चली जाती है और जो वो उपजाऊपन होता है मृदा का वो धीरे धीरे हट जाता है और ये पता भी नहीं चलता है। इसलिए परतदार अपर्दन को किसानों की मृत्यु भी कहा जाता है। तो किसानों की मृत्यु जो है वो किस प्रकार के अपर्दन को कहा जाता है, जो परतदार अपर्दन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मृदा के बारे में देखा। अब मृदा के बारे में एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसको देख लेते हैं कि मृदा में
मृदा का जो संगठन होता है, संगठन का मतलब ये होता है मृदा किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो चीज़ होती है मृदा, हमारी 4 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। मृदा के अंदर जल भी होता है, मृदा के अंदर वायु भी होती है, मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थ है और मृदा के अंदर खनिज पदार्थ है। तो देखेंगे जल की मात्रा 25%, वायु की मात्रा 25% और ह्यूमस की मात्रा यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है 5 से 10% और खनिज 40 से 45%। आप समझ लीजिए खनिज का प्रतिशत कितना ज़्यादा है। तो खनिज का प्रतिशत है 40 से 45%। सबसे ज़्यादा का परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि मृदा के संगठन में किस संगठन का मतलब किस तत्व का या किस पदार्थ की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, तो आप कहेंगे खनिज की, जो कि 40 से 45% है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मृदा का टॉपिक है, मृदा से रिलेटेड भी जानकारी है, यूपी से जोड़कर भी जानकारी है। तो दोनों तरह की चीज़ें, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई होगी। तो इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।